इंग्लिश में हम कर चुके हैं आर कॉन्स्टिट्यूशन। किसी को समझ में आया, किसी को समझ में नहीं आया, लेकिन अब हिंदी में करेंगे तो सबको समझ में आ जाएगा। आई होप कि सबको समझ में आ जाएगा। ध्यान से करना इसको, ठीक है। कहीं ऐसा ना हो कि जैसे अभी क्वेश्चन पूछे तुमसे नहीं बताएगा फिर तुम्हारे से ऐसा ही हो, ठीक है। तो उसको ध्यान से करो। देखो हमारा संविधान, समझ में आया संविधान क्या होता है? क्या होता है? उसमें बहुत सारे नियम कानून लिखे हुए हैं जो हमारे ऊपर लागू होते हैं, जिनको हमें फॉलो करना होता है, ठीक है। हमारा संविधान क्या, लोकतांत्रिक देशों के पास संविधान जरूर होगा। जो लोकतांत्रिक देश होंगे उनके पास संविधान होगा, मतलब जहाँ पे डेमोक्रेसी होगी वहाँ पे क्या होगा? संविधान होगा, ठीक है। लेकिन कई कंट्री ऐसी हैं जहाँ पे जो डेमोक्रेटिक तो है लेकिन उनके पास में उनका कॉन्स्टिट्यूशन नहीं है, बिना कॉन्स्टिट्यूशन के चल रहे हैं, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं तुम्हें बताऊं तो इजराइल ऐसा देश है जो लोकतांत्रिक है लेकिन उसके पास संविधान नहीं है, चल रहा है अच्छे से, लोकतांत्रिक है, डेमोक्रेटिक कंट्री है। वैसे जिनके पास संविधान है वैसे विदेश लोकतांत्रिक है ऐसा भी जरूरी नहीं है। जैसे पाकिस्तान के पास अपना संविधान है, चाइना के पास संविधान है, लेकिन वो एक लोकतांत्रिक देश नहीं है, वहाँ पे डेमोक्रेटिक कंट्री नहीं है वो, ठीक है। जो पाकिस्तान है या चीन है वो डेमोक्रेटिक कंट्री नहीं है, लेकिन उनके पास में उनका कॉन्स्टिट्यूशन है। तो ये जरूरी नहीं है कि जिसके पास संविधान है वो लोकतांत्रिक देश हो, ऐसा जरूरी नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट आते, इतना समझ में आया। नेक्स्ट आते हैं संविधान। आखिर संविधान होता क्या है, उसकी एक छोटी सी परिभाषा क्या है। तो संविधान नियमों का एक ऐसा समूह है, मतलब नियमों का गुच्छा, समूह मतलब ग्रुप, ठीक है। तो नियमों का समूह है जिसको देश के सभी लोग एक पद्धति के रूप में अपनाते हैं। मीन्स कोई किसी भी रिलीजन का हो, किसी भी धर्म का हो, किसी भी जाति का हो, किसी भी समाज का हो, कोई भी लैंग्वेज बोलता है, कोई भी उसका कल्चर है, लेकिन सबको क्या करना होता है? हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के नियमों को फॉलो करना होता है। समझ में आया। नेक्स्ट आते हैं अब संविधान सभा मीन्स कॉन्स्टिट्यूट असेंबली। कितने मेंबर थे भाई? 299। आई हैव टोल्ड यू कि जो इसके मेंबर्स थे वो थे 389, ठीक है। यस मैम। लेकिन जब भारत पाकिस्तान का विभाजन हुआ तो उस टाइम पे क्या हुआ कि कुछ पाकिस्तान में चले गए और कुछ भारत में रह गए। तो भारत में कितने रह गए? 299। तो अब क्या कहेंगे हम कि लगभग 300 लोग रह गए थे यहाँ पे, ठीक है। समझ में आया। नेक्स्ट आते हैं जी 1934 में कांग्रेस ने की औपचारिक मांग। देखो कब सबसे पहले कब कहा गया कि हमारा संविधान बनाओ? अभी तक तो हम अंग्रेजों ने कानून बनाए हुए थे, हम उनके अकॉर्डिंग चल रहे थे, लेकिन कब कहा गया कि हमें एक अपना अलग संविधान चाहिए? कब कहा गया? 1934 में। किसने कहा था? कांग्रेस ने। कांग्रेस में एक लीडर थे जिनका नाम था M.N. रॉय। क्या नाम था भाई? M.N. रॉय, ठीक है। उन्होंने कहा कि जी हमें संविधान चाहिए हमारा अपना, हमें अपना संविधान चाहिए जो केवल भारतीयों के लिए हो। मीन्स जो भारतीयों ने बनाया हो और भारतीयों के लिए हो, मतलब हमें उसमें अंग्रेजों का कोई भी बंदा इंक्लूड नहीं चाहिए। ओके। क्या कहा M.N. रॉय ने कि भाई हमें एक संविधान बनाना है। कब कहा गया? 1934 में। हमें एक संविधान बनाना है जो संविधान सिर्फ भारतीयों के लिए हो और उसमें भारतीय ही हो उसको बनाने के लिए, कोई भी अंग्रेज उसके अंदर उसको बनाने के लिए ना हो। समझ में आया। नेक्स्ट आते हैं वर्ल्ड वॉर 2 के दौरान मांग तेज। अब क्या हुआ कि वर्ल्ड वॉर हो रहा था उस टाइम पे, तो वर्ल्ड वॉर 2 के टाइम पे क्या हुआ कि कॉन्स्टिट्यूशन की ज्यादा मांग हो गई। अब कैसे हो गई? देखो जब वर्ल्ड वॉर 2 हुआ तो 1939 में हुआ। कब हुआ? 1939 में हुआ था भाई, ठीक है। 1939 में क्या हुआ? वर्ल्ड वॉर 2 हुआ। तो क्या कि हिटलर ने पोलैंड पर अटैक कर दिया। किसने? हिटलर ने पोलैंड पर अटैक कर दिया और भाई सब कई सारे देश भी उसके अंदर शामिल हो गए फिर, क्योंकि वर्ल्ड वॉर था। तो क्या हुआ? कई सारे देश भी उसके अंदर शामिल हो गए, ठीक है। उनको लगा, सबको पूरी दुनिया को ऐसा लगा कि तो सब कुछ तबाह कर देगा, खत्म कर देगा सब कुछ। हिटलर नाम का बंदा, नाम से ही हिटलर, तो काम से कैसा होगा, है ना? ऐसा होगा या ऐसा होगा पता नहीं, ठीक है। तो वर्ल्ड वॉर 2 के दौरान 1939 में हिटलर ने पोलैंड पर आक्रमण कर दिया
और उस टाइम पे पूरी दुनिया सोच रही थी कि क्या होगा मतलब दुनिया का क्या होगा, क्या करेगा ये, तो तबाही मचा देगा पूरे में। तो फिर ब्रिटेन ने भी उसमें हिस्सा लिया। किसमें? वर्ल्ड वॉर में हिस्सा लिया। अब ब्रिटेन देखो, जो हमारा देश है भारत, उस टाइम पे भी, कब? 1939 में, वर्ल्ड वॉर 2 के टाइम पे भी जनसंख्या के मामले में 2nd नंबर पे था। अब तो फर्स्ट पे आ गया हुआ है, ठीक है। उस टाइम पे 2nd नंबर पे था, पॉपुलेशन ज्यादा थी। तो ब्रिटेन था, उसको चाहिए थी सेना कि भाई हमें सैनिक चाहिए, हमें आर्मी वाले चाहिए जो कि लड़े हमारी तरफ से। तो आर्मी कहाँ से लेंगे? इंडिया से। तो उन्होंने कहा कि जी देखो, आ जाओ हमारी टीम में और हमारी तरफ से लड़ो, हिटलर के अगेंस्ट लड़ना है तुम्हें, ठीक है। वर्ल्ड वॉर 2 में तुम्हें हिस्सा लेना है। तो इन्होंने कहा सैनिकों ने कि देखो, जैसा हमारे एमएनरॉय कहेंगे हम तो वैसा करेंगे, जैसा हमारे ये मेंबर्स कहेंगे 389 हम तो वैसा करेंगे, ठीक है। तो इन्होंने कहा 389 बंदों ने, जो सदस्य थे हमारे कॉन्स्टिट्यूट असेंबली के, संविधान सभा के जो सदस्य थे, उन्होंने कहा कि भाई देखो हमारी मांगे पूरी करो और चले जाओ सैनिकों को, उसमें क्या प्रॉब्लम है, ठीक है। समझ में आया? तो वर्ल्ड वॉर 2 के टाइम पे इसमें क्या हुआ, वर्ल्ड वॉर 2 के दौरान मांग ज्यादा तेज हो गई, अहम भूमिका निभाई वर्ल्ड वॉर 2 ने, तभी हमारी जो है सारी मांगे पूरी करी गई। किसने करी पूरी? ब्रिटेन ने, इंग्लैंड ने, ठीक है। चलो जी आगे आते हैं। दिसंबर 1946 में गठन किसका? कॉन्स्टिट्यूशन का। और 1946 से 1949 के बीच में संविधान को पूरी तरह से बना के तैयार कर दिया गया था। कब हुआ था भाई तैयार? डेट बताओ। 26 नवंबर, ठीक है। और उसको लिया कब गया था? 26 जनवरी 1950, ठीक है, 1950 को। समझ में आया? यस मैम। अच्छा लगा? अब तो सब कॉन्सेप्ट क्लियर हो गए होंगे? यस मैम। चलो ठीक है, ओके। और जो हमारे बी.एन. राव थे, बी.एन. रॉय, वो क्या थे? बी.एन. रॉय CPI मीन्स कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया। कुछ हिंदी में है, कुछ इंग्लिश में है। CPI मीन्स कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया के जनक थे। कौन? M.N. रॉय। तो कम्युनिस्ट पार्टी के जनक कौन थे? कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया के जनक कौन थे भाई? M.N. रॉय। कब थे? 1934 में, ठीक है। प्रॉब्लम होती है कि CPI क्या है। चलो हाँ जी, देखो नेक्स्ट क्या था? दिसंबर 1946 में गठन हुआ किसका? कॉन्स्टिट्यूट असेंबली आई थी यहाँ पे, और लगातार बैठकें हुई। फिर लगातार बैठकें कब तक हुई? 1949 तक लगातार बैठकें होती रही। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को बनाने में कितना समय लगा? 2 साल 11 महीने 18 दिन। 2 साल 11 महीने 18 दिन, 11 महीने और 18 दिन, 18 दिन का समय लगा। किसमें? कॉन्स्टिट्यूशन को लिख के तैयार करने में, ठीक है। कॉन्स्टिट्यूशन को बनाने में कितना समय लगा? 2 समय लगा, ठीक है। 18 दिन। चलो जी आगे करते हैं। वहाँ पे देखो, जब शामिल हुए लोग तो बहुत सारे थे, लेकिन सिर्फ और सिर्फ साइन करने के लिए पहली बैठक की कब हुई थी भाई? 9 दिसंबर 1946 को पहली बैठक हुई थी। और उसमें कितने मेंबर्स थे? 211 उसमें मेंबर्स थे। कितने थे पहले? कितने थे? हम कितने पढ़ते हैं? 389 पढ़ते हैं, ठीक है। लेकिन कितने मेंबर थे? 211। कितने कम हो गए थे कि भाई चाहिए तो चाहिए आज़ादी। फ्रांस से मिली कुछ सीट, कुछ और पड़ोसी देश थे वहाँ से मिली कि भाई वहाँ पे भी डेमोक्रेटिक कंट्री हो गई है, वो भी डेमोक्रेटिक कंट्री हो गई है, ऐसा भी हो जाता है, तो हम भी करेंगे, ठीक है। अब आते हैं नेपाल में। तो नेपाल का देखो, जब कोई कानून बनता है, मैंने समझाया था विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका। विधायिका कानून को बनाती है, कार्यपालिका उसको क्या करती है? पारित करती है, ठीक है। फिर न्यायपालिका तो न्याय करती है ना, जब दंडित करती है जो उसकी अवहेलना करता है, तो राष्ट्रपति जी के साइन होते हैं उसको, ठीक है। राष्ट्रपति के साइन होते हैं एंड देन वो इम्प्लीमेंट हो कि भाई हाँ अब ये एक्ट बन गया हुआ है, अब हम इसको यूज
कर सकते हैं। कोई भी अगर हमें अमेंडमेंट करना होता है, सब करना होता है, तो क्या होता है कि राष्ट्रपति का साइन भी हमें चाहिए होते हैं। समझ में आया? अब नेपाल के बारे में बात करते हैं। नेपाल 2015 में पहली बार अपना नेपाल ने क्या बनाया? कॉन्स्टिट्यूशन बनाया। देखो पहले भी था कॉन्स्टिट्यूशन 1990। नेपाल में नए संविधान की मांग कब हुई? 2006 में। क्यों हुई वो भी बताऊंगी। 1990 में पुराना संविधान था, लेकिन क्या था? राजतंत्र था। लोगों ने विद्रोह करना शुरू किया कब? 1990 में कि भाई सारे डेमोक्रेट हो गए, हम ही क्यों रहे किसी के अधीन, हमें भी बनाओ, हमें भी स्वतंत्र बनाओ। तो राजा ने कहा ठीक है, इलेक्शन करो, प्रधानमंत्री चुनो, एमएलए चुनो, जिस मर्जी को चुनो, लेकिन एट दी एंड पावर मेरे हाथ में होगी। ठीक है, उन्होंने ये कहा। सब खुश थे, सब चल रहे थे, मजा आ रहा था, सब लोग एक दूसरे से खुश थे, राजा से सब खुश थे, राजा सबसे खुश था, सब चल रहा था। वहाँ पे सरकार चल रही थी, इलेक्शन होते थे, सब होता था। लेकिन सत्ता किसके हाथ में थी? राजा के हाथ में। तो क्या हुआ कि एक राजा थे ज्ञानेंद्र नाम के, उन्होंने क्या किया? राजा की सारी फैमिली को खत्म कर दिया। क्या कर दिया? खत्म कर दिया राजा की फैमिली को, और सारी सत्ता अपने हाथ में ले ली। फिर से वही हो गया राजतंत्र। उसके बाद लोगों में चिंगारी बढ़ गई कि भाई ऐसा नहीं होना चाहिए, आज ये राजा है, कल दूसरा राजा। तो राजा ने कहा ठीक है, कोई बात नहीं, तुम अपना इलेक्शन करो, प्रधानमंत्री बनाओ, जैसे पहले चल रही थी वैसे ही चलेगा अब भी। तो लोगों ने कहा कि नहीं भाई देखो, ऐसा नहीं है, जरूरी नहीं है कि सब राजा एक जैसे हो, सबकी मेंटलिटी एक जैसी नहीं हो सकती। ऐसा होता है ना कि जब कोई किसी के पास ज़्यादा पैसा आना शुरू हो जाता है तो उसका लालच शुरू हो जाता है ज़्यादा। ठीक है, अगर कोई अभी नॉर्मल बंदा है, अब हमें बताया कि ये बहुत ईमानदार है, हमने उसको एज रिप्रेजेंटेटिव क्या कर लिया? इलेक्ट कर लिया, इलेक्शन से उसको इलेक्ट कर लिया हमने। अब पता है कि कल उसके मन में बेईमाना आ जाएगा। ठीक है, समझेगी कि बस मुझे ही चाहिए पूरी सत्ता, सब जगह, यहाँ पे भी, यहाँ पे भी, यहाँ पे भी, यहाँ पे भी, बस मुझे ही चाहिए सब कुछ। तो किसी के बारे में हमें नहीं पता। तो लोगों ने कहा, जनता ने कहा, वहाँ की, कहाँ की जनता की बात हो रही है भाई? नेपाल की राजधानी क्या है भाई? काठमांडू। ये सब पता होना चाहिए, तो ऐसी फिर क्वेश्चन है। तो सब लोगों ने कहा मिलके, वहाँ की जनता ने कहा कि भाई देखो, हमें राजा नहीं चाहिए, किसी एक बंदे के हाथ में हमें पावर नहीं चाहिए, हमें लोकतंत्र देश चाहिए। तो क्या क्या उन्होंने 2006 में उसकी मांग शुरू कर दी। किसकी मांग? संविधान की। किसकी? संविधान की। तो जन आंदोलन के चलते राजा की सत्ता क्या हो गई? समाप्त हो गई। ठीक है, इतना समझ में आ गया तुम लोगों को? चलो, संविधान का उद्देश्य क्या था भाई? देखो, संविधान का पहला उद्देश्य था कि सबको, जब जो वहाँ के कॉन्स्टिट्यूट असेंबली के जो मेंबर्स थे, उन्होंने जिस हिसाब किताब को वहाँ पे देखा था, जिस माहौल में वो जी चुके थे, जिस माहौल में वो रह चुके थे, जो माहौल उन्होंने टॉलरेट किया था, बर्दाश्त किया था उस टाइम पे, तो उसको देखते हुए उन लोगों ने कहा कि जी संविधान का उद्देश्य क्या है? पहला उद्देश्य है कि सबको समान अधिकार मिले और सबको वोटिंग राइट्स मिले। सबको मीन्स सबको। तो उस टाइम पे उम्र क्या निर्धारित करी गई थी भाई? 21 साल। क्या था पहला? कि सबको समान अधिकार मिले। समान अधिकार का मतलब क्या है भाई? कोई गरीब है, अमीर है, जो भी है, उन सबको क्या मिले? समान अधिकार मिले और वोटिंग राइट्स मिले। वोटिंग राइट्स मिले। जिसकी उम्र कितनी करी गई थी भाई? 21 ईयर्स। ठीक है, 21 साल करी गई। कितनी करी गई थी? 21 साल। और दूसरा मोटिव क्या था? दूसरा उद्देश्य क्या था भाई? कि देश की राजनीतिक व्यवस्था को तय करना। क्या? देश की राजनीतिक व्यवस्था को तैयार करना। ठीक, अब इससे क्या मतलब है? वोटिंग राइट तो समझ में आ गया। और राजनीतिक व्यवस्था से क्या मतलब है? देखो, 5 साल में इलेक्शन होते हैं, हम चाहे जिस मर्जी को चुन सकते हैं, जिसको हम चाहे उसको चुन सकते हैं, जो पार्टी अच्छा काम कर रही है उसको हम चुन सकते हैं। उस टाइम पे क्या था? उस टाइम पे लोग उतने शिक्षित नहीं थे, लेकिन उनको पता था कि आने वाले समय पे शिक्षित भी हो जाएंगे लोग। शिक्षित का मतलब सिर्फ पढ़ा लिखा नहीं होता। मैं तुम्हें बता दूं एक चीज, कि शिक्षित का मतलब ये नहीं होता कि जिसने 10वीं 12वीं पास कर ली वो शिक्षित है।
जितने हम पढ़े लिखे हैं और जो हमसे पहले लोग हैं, मीन्स हमारे चाचा, बड़े पापा, फिर हमारे दादाजी, उस एज के जो बंदे हैं, उन लोगों को हमसे ज़्यादा नॉलेज है। भले ही हम पढ़े लिखे हैं और वो उतने पढ़े लिखे नहीं हैं, लेकिन बोलते ना तजुर्बा, तो उनको हमारे से ज़्यादा है। तो एक उस हिसाब से हमें पता होना चाहिए, उस हिसाब से हमें नॉलेज होनी चाहिए। नॉलेजेबल बंदे होते हैं ये लोग, ठीक है, उनको एक्सपीरियंस होता है, नॉलेजेबल बंदे होते हैं। और उनको बस ये पता होना चाहिए कि भाई हम जिसको वोट दे रहे हैं वो हमारे लिए सही है या फिर सही नहीं है, ठीक है। वो हमें क्या करेगा, अब जैसे बेरोजगारी खत्म करनी है, मनरेगा चला रखी है, 100 दिन का रोजगार पक्का है उसके अंदर, ठीक है। और 1 रुपये 2 रुपये किलो चावल गेहूँ तो लोगों को मिलता है गवर्नमेंट की तरफ से, स्टार्टिंग से ही मिलता है ये, ठीक है। राशन कार्ड वगैरह पे समथिंग लाइक दिस, तो ये सब होता है। बाकी बहुत सारी चीज़ें ऐसी है जो इन्होंने हमें प्रोवाइड करी गई थी उसी टाइम पे। कब? 1946 से लेकर 1949 तक ये सब चीज़ें उसके अंदर लिखी गई थी। तो उसमें वोट डालने का अधिकार जनता का होगा। राष्ट्रपति का चुनाव सीधे नहीं होगा, बाकी सबका चुनाव सीधे होगा। MLA का सीधे चुनाव होगा, चुनाव करके हम उसको इलेक्ट कर सकते हैं। PM का, CM का, इन सब का क्या हो जाएगा, सीधे चुनाव होगा। राष्ट्रपति का चुनाव सीधे नहीं हो सकता, ये बात तो याद रखिए कि राष्ट्रपति का चुनाव कभी भी सीधे नहीं होता है। सारी व्यवस्था किसमें डाली गई है भाई, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर सारी चीज़ें डाली गई है, सब कुछ उसके अंदर लिखा हुआ है, ठीक है। अब देखो, जैसे संसद में जिसको भी मतलब जिस सभा को मतलब जिस पार्टी को, जैसे बीजेपी हो गई, कांग्रेस पार्टी हो गई, तो लोकसभा में जिसको ज़्यादा सीट मिलेगी वही क्या हो जाएगा, उसी के सर पे ताज होगा और वही क्या हो जाएगा, वहाँ का PM हो जाएगा। क्या हो जाएगा, PM, ठीक है। समझ में आया? लोकसभा में जिसको ज़्यादा सीट मिलेगी उसको ही PM बना देंगे कि भाई वही PM है। अब यह सब संविधान में लिखा गया है कि कौन किसको शपथ दिलाएगा, कौन किसको हरा सकता है, कौन किसको हटा सकता है, कौन किसको कहीं पे ला सकता है, कौन कौन सा कानून बना सकता है, कौन किस कानून को पारित करेगा। ये सब चीज़ें किसमें लिखी हुई है, संविधान में लिखी हुई है, कॉन्स्टिट्यूशन में। सारी राजनीतिक व्यवस्था कहाँ पर है, तो देश की राजनीतिक व्यवस्था को तैयार करना किसके अंदर है, कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर। और ये इसका दूसरा उद्देश्य है। समझ में आया? चलो, लोकतंत्र में क्या होता है कि लोकतंत्र में हम राजा को अपने आप से चुनते हैं। जो हमारा नेता कैसा होगा, अपने रिप्रेजेंटेटिव को हम क्या करते हैं, अपने आप चुनते हैं। कैसे चुनते हैं, थ्रू वोट डालते हैं, तो अपने नेता को हम चुनते हैं। सबसे प्लस पॉइंट है ये, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं, ताकि सत्ता का भी जिम्मेदारी से इस्तेमाल करें। अब हम नहीं चाहेंगे सेम वही चीज़ कि हमने उसको चुन लिया, अभी तो वो ईमानदार है, बाद में वो कैसे जाएगी हमें नहीं पता, लेकिन हम चाहेंगे कि जिसको हमने चुना है, जो हमारा रिप्रेजेंटेटिव है, वो सत्ता का गलत इस्तेमाल ना करे। समझ में आया? नेक्स्ट आते हैं, लेकिन दुरुपयोग से बचा नहीं जा सकता। लेकिन अगर वो उसका गलत इस्तेमाल कर भी रहा है, क्योंकि अब तो 5 साल के लिए उसके हाथ में है सरकार, अगर वो गलत इस्तेमाल कर भी रहा है तो उसको रोका, उससे बचा नहीं जा सकता, दुरुपयोग से बचा नहीं जा सकता। जस्ट लाइक वही टीम वाली, जैसा कि मैंने इंग्लिश वाले जो क्लास ली थी उसमें बताया था कि जो टीम होती है एक स्कूल के अंदर, उसमें लड़कियां कम होती है, माइनॉरिटी में होती है, मीन्स अल्पसंख्यक होती है, और जो लड़के होते हैं वो बहुसंख्यक होते हैं, मीन्स वो मेजॉरिटी में होते हैं। तो वो कहती है कि हम फुटबॉल खेलेंगे, वो कहते हैं कि हम क्रिकेट खेलेंगे। तो लड़कियों की बात नहीं मानी जाती है और लड़कों की बात मानी जाती है और क्रिकेट को खेला जाता है। लड़कियां कहती है कि हमेशा यही होता है हमारे साथ में, जो ये कहते हैं वही होता है। तो उसमें क्या है कि लोकतंत्र में संविधान के द्वारा दुरुपयोग को रोका जा सकता है। कैसे रोका जा सकता है, देखो, अगर मैडम कहे कि ठीक है आज क्रिकेट खेल लेते हैं, लेकिन आज सब बच्चे क्रिकेट खेल लेंगे, लेकिन कल सब बच्चे फुटबॉल खेलेंगे, फिर परसों सब बच्चे क्रिकेट खेलेंगे और तरसों सब बच्चे फुटबॉल खेलेंगे। तो इस तरह से हम जो मेजॉरिटी और माइनॉरिटी में है, जो मेजॉरिटी माइनॉरिटी के ऊपर हावी हो रही है, उसको रोक सकते हैं ना। तो इसी तरह से अगर कोई बहुमत दल, मतलब जिसके पास, चलो जी आगे आते हैं, अल्पसंख्यकों का हित, कि भाई अल्पसंख्यकों का हित हित में क्या है, अल्पसंख्यक में वाले में है भाई वो वाला जो मैंने तुम्हें बताया अभी, कि भाई अल्पसंख्यक के ऊपर हावी हो जाते हैं ना मेजॉरिटी वाले माइनॉरिटी के ऊपर, तो उसको रोका जा सकता है।
कि उसको समूह के खिलाफ गलत इस्तेमाल ना करे। ताकतवर समूह मतलब जो मेजोरिटी में है, कम ताकतवर समूह मतलब जो माइनॉरिटी में है, उनके खिलाफ अपनी ताकत का इस्तेमाल नहीं करे। कहाँ पे लिखा है? कॉन्स्टिट्यूशन में। संविधान का महत्वपूर्ण कार्य है ये कि भाई इसके ऊपर गौर करी जाए, इस बात के ऊपर। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं। लोकतंत्र में भी ऐसा बहुमत दल की सरकार कर सकती है। देखो जैसे बीजेपी की बहुत सारी सीटें हैं, राहुल गांधी की कम है, तो जो चाहे वो कर सकती है बीजेपी। लेकिन राहुल गांधी क्या करेंगे? ओपोजिशन वाले हैं भाई, कुछ तो क्वेश्चन उठाएंगे उनके ऊपर। लेकिन फिर भी सर्वमान्य किसकी होगी? बीजेपी की होगी, क्योंकि उसकी क्या है? सरकार, उसकी सरकार है, उसकी सीटें ज्यादा है, बहुमत दल वही है। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं। ऐसे फैसले लागू करता है जिसमें आप सबकी सहमति ना हो। कई बार होता है कि जो मेजोरिटी में होता है वो ऐसे ऐसे फैसले ले लेते हैं, मीन्स जो बहुमत दल के लोग होते हैं, बड़ी पार्टी होती है जिसकी ज़्यादा सीटें हैं यहाँ पे, तो वो ऐसे फैसले लेते हैं जिनके खिलाफ होते हैं माइनॉरिटी वाले, और उनको चला जाता है फिर उन्हीं फैसलों को। अल्पसंख्यकों की सहमति हो या ना हो, लेकिन फिर भी वो उनको लागू कर लेते हैं। समझ में आया? चलो जी, गुड। जो लड़का होता है मॉनिटर क्लास के अंदर, तो क्या करता है कि मैडम ये लड़का काफ़ी देर से बातें कर रहा है, जबकि वो बातें भी नहीं कर रहा होता। ठीक है, तो जो ये वाला हमारा एग्जाम्पल है, ये कहाँ पे लागू होता है? यहाँ पे कि लोकतंत्र में संविधान के द्वारा दुरुपयोग को रोका जा सकता है। सीसीटीवी कैमरा लगा के बच्चे को रोक सकते हैं कि किसी के ऊपर गलत इल्ज़ाम ना लगाए बच्चा। ठीक है, देखो हम नेता खुद चुन सकते हैं। क्लास के मॉनिटर को क्लास खुद चुनती है कि जी ये हमारा नेता होगा, क्लास का मॉनिटर। फिर आते हैं ताकि सत्ता का जिम्मेदारी से इस्तेमाल करता है कि वो अच्छे से संभालेगा क्लास को, जब वो शोर मचा रही है तो उसको अच्छे से वो संभाल सके। लेकिन दुरुपयोग से बचा नहीं जा सकता। लेकिन जब उसके पास में सत्ता आ जाती है, जब बच्चे को ये सब राइट्स मिल जाते हैं कि वो बच्चे को मार सकता है, बच्चे के खिलाफ कोई कंप्लेंट मैडम से कर सकता है, तो वो करता है कि भाई मैडम ये बातें कर रहा था बहुत ज़्यादा, ये लड़का बहुत बातें कर रहा था और मैंने इसको बोला कई बार, लेकिन ये फिर भी नहीं माना, और मैं आपको बता रहा हूँ ये मेरी बात नहीं माना। तो मैडम ने इसको बच्चे को पनिशमेंट दी कि तुम्हें 100 बार लिखना है कि मैं हमेशा मॉनिटर की बात पढ़ूंगा या मैं मॉनिटर की बात मानने से मना नहीं करूंगा, या तुम्हें 100 बार लिखना है। ऐसा पनिशमेंट दे दिया। लेकिन उसको कैसे रोक सकते हैं कि वहाँ पे सीसीटीवी कैमरा लगा दो, चल जाएगा पता कि बात सच है या गलत। वैसे ही हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में भी यही प्रावधान है। नेक्स्ट आते हैं अल्पसंख्यकों का हित, मतलब जो माइनॉरिटी में है उनको हम कैसे बचाएं। सेम वही चीज़ कि एक टीम है फुटबॉल की, एक टीम है क्रिकेट मैच की। एक क्लास के अंदर बच्चे हैं, लड़के ज़्यादा है लड़कियां कम है। लड़कियां चाहती है कि हम फुटबॉल खेलें, लड़के चाहते हैं कि हम क्रिकेट खेलें। लेकिन मैडम कह रही है कि भाई बताओ क्या खेले, लड़के कह रहे हैं मैडम क्रिकेट खेलो। अब ज़्यादा लड़के हैं तो क्या करना पड़ेगा मैडम को भी, मैडम भी कहेगी कि ठीक है क्रिकेट खेल लो। तो लड़कियाँ कह रही है कि हमेशा यही होता है, जो ये कहते हैं हमें वही करना पड़ता है क्योंकि हम कम हैं संख्या में। लेकिन इसको किस तरह से रोक सकते हैं कि भाई मैडम ऐसा करो, आज ही नहीं क्रिकेट खिला लो, कल इन सब बच्चों को बोला जाए कि लड़कियां भी और लड़के भी आज क्रिकेट खेलेंगे। कल इन सबको बच्चों को बोला जाए कि लेकिन कल तुम फुटबॉल खेलोगे सब, कल तुम इस चीज़ के लिए मना नहीं कर सकते कि जी हमें फुटबॉल नहीं खेल रही। ठीक है, तो इस तरह से हम उसको बैलेंस करके रख सकते हैं। समझ में आया? चलो जी।